पिछले कुछ समय में आपने इस प्रकार के आर्टिकल जरूर पढ़े होंगे जिसमें यह कहा गया है कि यूएसए और रशिया जो दुनिया के दो सबसे बड़े पावरफुल दो देश हैं उनके बीच में एक ट्रीटी जो है वो चल रही है, वो एक्सटेंड हो सकती है। दुनिया के दो सबसे पावरफुल देश अमेरिका और रशिया दोनों के पास 1000 से ज़्यादा न्यूक्लियर बम है, लेकिन दोनों के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जिसमें लिखा था कि अब हम कंट्रोल करेंगे या अब हम और ज़्यादा इस जो आर्म्स रेस है उसको स्टॉप करेंगे। उस डील का नाम है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। आज इस वीडियो में हम उसी ट्रीटी के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि ग्लोबल लेवल पर इस ट्रीटी का क्या प्रभाव पड़ा, साथ ही इस ट्रीटी को लेके यूएसए की आगे क्या मत है और रशिया उसको क्या बोलता है। साथ ही हम ये देख सकते हैं कि क्या भारत भी इससे कुछ सीख सकता है या फिर इसमें कुछ इम्प्लीकेशंस हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। किसी भी दो देशों के संबंधों को समझना है ना, तो सबसे पहले उनकी जियोग्राफिकल लोकेशंस को समझना चाहिए। उससे हमें एक काफ़ी क्लियर कट आइडिया मिल जाता है। ये देख रहे हैं हम, ये इंडिया इंडिया के जब हम नॉर्थ में जाते हैं तो चाइना, चाइना को क्रॉस करके मंगोलिया और फिर ये आपको मिल जाता है रशिया। रशिया के जब हम ईस्ट साइड में जाते हैं तो आपको ये दिखेगा यूएसए। यूएसए और यूएसए का ये जो पार्ट है ये अलास्का कहलाता है। किसी जमाने में ये रशिया का पार्ट होता था और 1867 में आई थिंक रशिया ने बेच दिया यूएसए को। ये हो गया अलास्का, और इसके जो नीचे पार्ट आता है कनाडा के नीचे, इसे हम बोलते हैं मेन लैंड यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स के जो 49 स्टेट्स है ये यहाँ पे हैं, और ये जो 50वां स्टेट है वो ये अलास्का है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या होती है। दोस्तों सबसे पहले इस ट्रीटी का बैकग्राउंड समझते हैं। कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए और उस समय का जो यूएसएसआर और आज का रशिया है एक न्यूक्लियर रेस में चल रहे थे। हर देश के पास अपने मिसाइल और बॉम्ब को बढ़ाने की होड़ सी लगी थी। इसे रोकने के लिए 1990s में यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कुछ ट्रीटीज हुई। उन्हीं का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। आप जब इसको देख रहे हैं तो इसमें न्यू वर्ड लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं ओल्ड या इससे पहले की भी कुछ होगी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी ये 2010 में साइन हुई और 2011 में लागू हुई। दोस्तों ये यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट की ये साइट है, यहाँ पे आप न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो स्टार्ट है इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, मतलब न्यू स्टार्ट का जो पूरा नाम था वो यह था। अच्छा, इसमें इसकी जो खास बात यह है, इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि द न्यू स्टार्ट ट्रीटी एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन February 5, 2011। मतलब यह जो ट्रीटी है वो लागू कब से हुई, तो फरवरी 5, 2011 से। लेकिन एक्चुअली ये जो ट्रीटी साइन हुई थी वो 2010 में ही हो गई थी, लेकिन ये लागू कब हुई, तो ये फरवरी 5, 2011 में। और कितने सालों के लिए थे, तो 10 सालों के लिए थे, मतलब 2011 से लेकर 2021 तक। लेकिन उसके बाद रशिया और यूएसए ने मिलकर इसे 5 साल के लिए एक्सटेंड किया। अच्छा, इसमें कुछ जो स्पेशल बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस ट्रीटी के तहत कुछ प्रावधान किए गए। क्या प्रावधान किए गए कि दोनों देश आपस में जो उनके आईसीबीएम होते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जा सकते हैं, वो 700 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 700 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में यही बोलता है कि साथ में आपके जो सबमरीन वाले मिसाइल है, सबमरीन से आपकी बैलिस्टिक मिसाइल निकलेगी, ठीक है, वह भी आपके, उनको भी अगर मैं इसमें काउंट कर दूं और हैवी बॉम्बर्स भी आपके काउंट कर दूं जिसमें आप न्यूक्लियर है, तो भी वो टोटल मिला के 700 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इसका ये बोलता है कि आप आईसीबीएम मिला लीजिए, सबमरीन वाले जो एसएलबीएम्स है वो मिला लीजिए, हैवी बॉम्बर्स मिला लीजिए जिसपे आपके न्यूक्लियर लगे हो, उन सभी को आप मिला के 1550 आपके नहीं होने, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एक देश का उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट इस ट्रीटी का ये बोलता है कि किसी भी एक देश के पास, चाहे वो यूएसए हो चाहे वो रशिया हो, 800 से ज़्यादा लॉन्चर नहीं होने चाहिए। वो लॉन्चर चाहे डिप्लॉयड है चाहे नॉन डिप्लॉयड, उससे मतलब नहीं, लेकिन आपके पास टोटल जो होने चाहिए वो 800 आपके लॉन्चर्स होने चाहिए। इस ट्रीटी के अंतर्गत कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की भी बातें कही थी। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक देश अपना नया बैलिस्टिक मिसाइल को रखता है या उसको प्रोड्यूस करता है, तो हर एक पार्टी को दूसरी पार्टी को बताना पड़ेगा कि हमने एक नया मिसाइल बनाया। दूसरा, आपको ईच पार्टी प्रोवाइड्स नोटिफिकेशन फॉर इस इट्स एसोसिएटेड बेस एंड फैसिलिटी, अपने बेस और फैसिलिटी के बारे में बताना पड़ेगा। तीसरा, कि आपका जो स्टेटस अगर चेंज होता है कि आपने कितने मिसाइल रखे हैं, उसका भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, चाहे वो डिप्लॉयड है चाहे नॉन डिप्लॉयड। और आपके पास अगर कोई, चौथा पॉइंट इसमें आता है कि अगर आप कोई एक मेजर एक्सरसाइज करते हैं तो कम से कम उसके 2 हफ्ते पहले आप बताएंगे। और अगर आप अपना बॉम्बर उड़ा रहे हैं तो मतलब उसकी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं एयर वाली, ठीक है, एयरफोर्स आपकी जिसमें इन्वॉल्व है, तो उसमें आप 2 दिन पहले बताएंगे। दोस्तों इस ट्रीटी के अंतर्गत दोनों देशों को एक दूसरे के जो साइट्स हैं वहां पर जाके इंस्पेक्शन करने की आज़ादी थी। मतलब एक साल में कोई एक पार्टी 18 बार जा सकती है, 18 टाइम्स जा सकती है। पर यहाँ पर 2 टाइप के इंस्पेक्शन होते हैं, पहला टाइप 1 और दूसरा टाइप 2। ये दोनों में अंतर क्या है, तो जो टाइप 1 इंस्पेक्शन है वो डिप्लॉयड और नॉन डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिक जो सिस्टम है उनकी तलाशी कर सकता है, उनकी इंस्पेक्शन कर सकता है। लेकिन जो टाइप 2 वाला है, ठीक है, टाइप 2 इंस्पेक्शन
केवल नॉन डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिक सिस्टम पर जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली एक डिफरेंस है, टेक्निकल एस्पेक्ट है, उतना ज़्यादा काम करें, लेकिन आपको जानना चाहिए। दोस्तों, जितने भी यूएसए और रशिया के बीच में मेजर आर्म्स ट्रीटी हुई है, उनको एक टाइमलाइन को एक बार जल्दी से उनमें एक नजर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हुआ था साल्ट वन, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। ये 1969 में हुआ था। ये पहला स्टेप था जो आईसीबीएम और कोई आईसीबीएम तक ही था और इसका कोई मेजर एक्सपेंशन नहीं था। ठीक है, इसमें एसएलबीएम भी था। एसएलबीएम का पूरा नाम होता है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। जैसे अपन आईसीएम बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वैसे ये सबमरीन से लॉन्च होता है, वो है। ठीक है, दूसरा इसके बाद स्टार्ट टू हुआ जो 1991 में चालू हुआ। ठीक है, इसके बाद आता है स्टार्ट, ये सारे बंद हो चुके हैं ना, मैं जितना आपको बता रहा हूं। तो स्टार्ट टू आया 1993 में। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सॉट। ठीक है, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी 2004 में। इसमें ये थोड़ा न्यूक्लियर की तरफ बढ़ा। इसमें ये बात किया गया कि 1700 से 2200 तक आपके पास न्यूक्लियर वॉरहेड रख सकते हैं। उसके बाद आता है जो इकलौता भी बचा हुआ है लीगली बाइंडिंग और ठीक है वेरीफिएबल है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2010। दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर हो जाता है रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर। जैसे ही रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर होता है, रशिया बोल देता है कि हम इस ट्रीटी को अब नहीं मानते। मतलब डायरेक्ट अटैक नहीं करने वाला था, लेकिन जो डाटा शेयर होता था यूएस और रशिया के बीच में, वो नहीं हुआ। रशिया ने क्यों मना किया? देखिए, जब जंग लड़ रही है, आप हम सब जानते हैं कि यूक्रेन को यूएसए का पूरा सपोर्ट है। तो इस कंडीशन में रशिया ये नहीं चाहता कि यूएसए के लोग आए और रशिया की धरती पे इंस्पेक्शन करें। इनसे जो रशिया की गुप्त जानकारी है वो जा सकती है यूक्रेन के पास या वेस्ट के पास। इसी कारण रशिया ने इस ट्रीटी को बोल दिया कि हम अभी इसको नहीं मानती या इस सस्पेंड टाइप से रखते हैं। ठीक है, हालांकि दोस्तों, इस ट्रीटी का सिग्निफिकेंस बहुत है। ये ट्रीटी दुनिया में पीस और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये खत्म हो गई तो दोनों देश फिर से नए नए मिसाइल बनाएंगे। मतलब एक आप समझ सकते हैं कि यूएसए, फिर रशिया और साथ में चाइना भी इन्वॉल्व हो जाएगा इसमें। जो एक आर्म्स रेस होगी, फिर भारत भी इंक्लूड होगा, फिर पाकिस्तान भी। तो पूरा आप बोल सकते हैं पूरी दुनिया में आर्म्स रेस लग जाएगी। दोस्तों, इस ट्रीटी का अंत दुनिया में खतरे की घंटी बजा सकता है। ये यूएसए और रशिया के बीच बची हुई इकलौती आर्म्स ट्रीटी है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी न्यू स्टार्ट ट्रीटी की। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका एक सब्सक्राइब का बटन, आपका एक लाइक का बटन बहुत मोटिवेशन देता है, नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, आप साथ में ये भी बताइए, क्या भारत को पाकिस्तान या चाइना के साथ इस तरह की ट्रीटी करनी चाहिए? क्या पाकिस्तान पे हम उतना भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप अपने जो न्यूक्लियर वॉरहेड को उसको डिप्लॉय करके रखते हैं तो उसमें खर्चा बहुत होता है। अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए। हैव अ नाइस डे।